होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे किससे रिलेटेड जो हमने लेक्चर नंबर 1 में सारी चीजें देखी थी। क्या चीज हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर की थी? बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होगा, मोनोइड क्या होगा, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 से डिटेल में एक एक एक्सियम देखा था, विद एग्जाम्पल उसको सॉल्व किया था। तो आज हम उसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये जो सारे हमारे पास ग्रुप्स होते हैं उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा सेमी ग्रुप के अंदर आएगा, कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा मोनोइड होता है। ओके, सो आज हम कौन कौन से एग्जाम्पल देखेंगे। Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे, Z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, Z स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्टेरिक क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये चीज हम देखेंगे। Q स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड N विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सो ऑन। इस तरीके की हम आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसके बाद आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही हम देख लेते हैं कि सेमी ग्रुप के अंदर हमारे पास n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब हम लेते हैं तो हमारे पास एक सेमी ग्रुप बन जाता है। ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं। कौन से होते हैं? Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है, Q विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। R का मतलब रियल नंबर एंड Q का मतलब रैशनल नंबर। C विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरह के नंबर जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होते हैं। Q steric with respect to multiplication, R steric with respect to multiplication and C steric with respect to multiplication. So ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास ग्रुप बनाती हैं और ये सेमी ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह कुछ चीजें मोनोइड के अंदर भी आती हैं और कुछ एबिलियन ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो अपने एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास G यानी कि इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास क्या होगा, ये ग्रुप बनेगा। किस तरीके से बनेगा, ये भी हम सारी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। ग्रुप के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टीज अगर ट्रू होंगी तो हम कहेंगे कि ये जो है वो ग्रुप है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर कौन सा? एडिशन है, तो यानी कि एडिशन। ओके, सो सबसे पहले C हमारे पास किस चीज का सेट होता है? C हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है, विच इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर लॉ होती है। सो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एडिशन है। इसका क्या मतलब होता है कि हमने क्या करना है, क्लोजर लॉ का क्या मतलब होता है कि हमने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं इस सेट में से, A और B बिलोंग्स टू Z। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, एडिशन है तो हमने क्या करना है, इन्हीं दो एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी कि A प्लस बी, और वो बिलोंग करना चाहिए Z से, यानी कि जो आंसर आया है वो भी Z से ही बिलोंग करना चाहिए। सो A और B कोई से भी आप दो एलिमेंट Z में से ले लेते हैं। तो लेट्स से A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2। अब जब हमने इन दोनों को ऐड किया है तो आंसर 3 आया है एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू Z। 3 भी यहाँ पे देखें Z सेट में आ रहा है, इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उस सेट से। वी कैन से A, B एंड C बिलोंग्स टू C। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो एसोसिएटिव लॉ का फॉर्मूला लिख लेना है। जहां जहां हमारे पास ऑपरेटर यानी कि नॉट वाला सिंबल होता था, वहां वहां हमने प्लस प्लस, अगेन राइट साइड पे प्लस और प्लस लगा लेना है। पहली साइड लेफ्ट साइड पे पहले दो पे ब्रैकेट लगाते हैं, राइट साइड पे लास्ट टू पे ब्रैकेट लगाते हैं। अब 1 में 2 ऐड करेंगे 3 प्लस 3 ऐड करेंगे सो 6 आ जाएगा। सिमिलरली 2 में 3 ऐड करेंगे सो 5 एंड 5 में 1 ऐड करेंगे सो 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास 6 इज इक्वल टू 6, लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी राइट साइड के। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड करता है। ओके, सो पहली दो कंडीशन होल्ड कर गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है। यानी आइडेंटिटी के लिए हमने क्या करना होता है, हमने सेट में से एक एलिमेंट लेना होता है और उसी सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए उस बाइनरी ऑपरेटर की रिस्पेक्ट से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने सेट में से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लेना है। A बिलोंग्स टू Z, देन देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू Z। ठीक है, बात समझ आ रही है कि हमने एक एलिमेंट लेना है। अगर हम Z में से कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, लेट से हमने A को 2 कह दिया है, तो फिर Z में एक E भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा आइडेंटिटी है? प्लस की बात हो रही है तो प्लस का आइडेंटिटी ऑपरेटर 0 है, यानी कि सेट में 0 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेट में इंटीजर्स में हमारे पास 0 आ रहा है, सो हम E के सामने 0 लिख सकते हैं। E हमारे पास इक्वल हो गया है 0 के। सो करना क्या होता है, आइडेंटिटी में हमने, आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि हम अपने एलिमेंट में वो आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐड करें तो आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आना चाहिए। यानी कि 2 में जब हम 0 ऐड करेंगे या फिर 0 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 ही आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है और ये वाली जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाती है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हमारे पास होल्ड कर लेता है। सो द फोर्थ वन इज इनवर्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनवर्स का क्या मतलब होता है कि हमने अपने सेट में से एक एलिमेंट लेना होता है। लेट्स से A हमने ले लिया विच इज इक्वल टू 2, उसी सेट में इसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 2 अगर हमने लिया है तो दूसरा हमें कोई ऐसा एलिमेंट लेना है कि जब हम वो एलिमेंट 2 के साथ ऐड करें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आई, यानी कि 0 आई। ठीक है, तो अगर आप एडिशन की बात करें तो इसका बहुत ही इजीएस्ट वे होता है कि अगर आप A2 ले रहे हैं तो A इनवर्स आपने -2 ले लेना है। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं यानी कि A प्लस A इनवर्स करेंगे, यानी कि 2 प्लस माइनस -2 करेंगे
2 में से 2 निकाल दिया 0, तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। जब भी एडिशन की बात होगी तो आपने इन्वर्स के लिए इसी के साथ माइनस साइन ले लेना है, और जब भी हम अपना बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लाई ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे अगर 2 ले रहे हैं तो उसका इन्वर्स 1/2 होगा, ठीक है। यानी कि इन्वर्स आपने ऐसा लेना होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ऑलराइट, सो चारों कंडीशन इसमें होल्ड हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ग्रुप बनता है। कैसे बनता है ये अभी हमने डिटेल से देख लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट अ ग्रुप। जिस तरह हमने कहा था कि c विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनता है, इसी तरह अगर हम c यानी कि इंटीजर्स को विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन ले तो वो ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता, ये सारी चीज अभी हम इन चारों एक्सियम्स को प्रूव करके देख लेते हैं। कोई एक एक्सियम ट्रू नहीं होगा जिसकी वजह से ये ग्रुप जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। सो पहला एक्सियम क्या होता है, अब आपको ज़बानी याद हो गया होगा। पहला क्लोजर लॉ होता है। क्लोजर के लिए हमने क्या करने होते हैं, कोई से दो एलिमेंट्स लेने होते हैं सेट में से। लेट्स से a एंड b हमने ले लिए जो c से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर उनका प्रोडक्ट यानी कि अगर यहाँ पे डॉट है तो a डॉट b भी c से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि a डॉट बी बिलोंग्स टू c। a डॉट बी c से तभी बिलोंग करेंगे कि अगर हम c के ही कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। सो हमने c के दो एलिमेंट ले लिए 1 और 2, उनका प्रोडक्ट लिया है, तो आंसर हमारे पास 2 आ गया है, विच इज अगेन बिलोंग्स टू c, क्योंकि टीचर्स में 2 आता है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने उसी सेट के 3 एलिमेंट्स ले लेने हैं। लेट्स से a b and c बिलोंग्स टू c। एसोसिएटिव लॉ का हमने फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। बाइनरी ऑपरेटर की जगह यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ और यहाँ सिमिलरली यहाँ और यहाँ प्लस यूज किया था, ठीक है। अब एबीसी की जगह उसकी वैल्यूज लिख लेंगे। एबीसी हमने 3 वैल्यूज ली हैं सी में से 1 2 और 3, यही हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और यही वाली वैल्यूज हमने राइट साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। अब करना क्या है, हमने 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 3 6, सिमिलरली 2 3 6 और 6 1 6, दोनों के आंसर इक्वल आ गए हैं। एंड अगेन दिस 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू सी, सो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। द थर्ड वन इज आइडेंटिटी लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, z के लिए एक एलिमेंट, z में से एक एलिमेंट ले लेना होता है। लेट्स से बिलोंग्स टू z, कौन सा एलिमेंट लिया है हमने, 2, वो एलिमेंट है जो z से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, उसी सेट में हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है ना, तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, ठीक है। सो क्या z में हमारे पास 1 आता है, आता है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो उसमें 1 आता है। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर भी z से बिलोंग कर रहा है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी ऑपरेटर 1 है हमारे पास। आइडेंटिटी लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a डॉट e, यानी कि 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, जो कि अगेन जो है वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक हो गया। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इनवर्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स लॉ के लिए हमने क्या करना होता है, ए बाइनरी ऑपरेटर ए इनवर्स होता है। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, यानी कि जब हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। सो हियर इन जी सेट में से हम कोई भी ए ले लेते हैं। लेट्स से ए हमने 2 ले लिया है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, अभी मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें हैं तो इसमें हमारे पास इनवर्स किस तरह का हो जाएगा, 1/2। तो ए अगर हम 2 ले रहे हैं तो ए इनवर्स हम क्या लेंगे, ठीक है। आपने इनवर्स कैसे लेना होता है कि ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से, तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हमें सिर्फ ए पता है, हमने चूज कर लिया है 2, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट लेना है कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो 1 सिर्फ तभी आ सकता है कि अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो 2 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर हमारे पास 1 आ सकता है। बट ये इसके लिए हमें क्या कंडीशन होती है कि ए इनवर्स भी जो हम लेते हैं ना, वो भी सी से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या हमारे पास इंटीजर सेट में 1/2 आता है या नहीं आता। इंटीजर्स में तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई नहीं होती। इंटीजर सेट किस तरह का होता है, 1 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। तो फ्रैक्शन तो होती नहीं। इसका मतलब है कि ए इनवर्स जो हम चूज कर रहे हैं, यानी कि जो 1/2 ही सिर्फ वो है जिसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो वो जो 1/2 है वो हमारे पास उस सेट से बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फोर्थ कंडीशन थी इनवर्स ला की, वो होल्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि ए जो है वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए, ए इनवर्स भी जी से बिलोंग करना चाहिए, और उसका जो आंसर आ रहा है वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम ए इनवर्स चूज कर रहे हैं वो जी से बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए हमारे पास ये जो फोर्थ कंडीशन है वो होल्ड नहीं करती। अगर फोर्थ कंडीशन होल्ड नहीं करती तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 3 कंडीशन होल्ड करी है, तो ये क्या चीज है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जी स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट अ ग्रुप। ये भी इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि जी स्टेरिक जो है अगर हम उसे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो वो हमारे पास ग्रुप नहीं बनता।
ठीक है। सबसे पहले जी स्टेरिक होता क्या है? स्टेरिक ये जो आपके पास इसका मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है? इसका मतलब होता है नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, यानी कि जी का मतलब इंटीजर्स होता है। जब भी आपके पास किसी भी चीज़ के ऊपर स्टेरिक आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो नॉन ज़ीरो है, यानी कि उस सेट में हम ज़ीरो को ऐड नहीं करते, ठीक है। सो जी स्टेरिक में हमारे पास किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे? प्लस माइनस वन, यहाँ पे माइनस भी आएगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अप टू सो ऑन, सिवाय जीरो के, क्योंकि टीचर्स में जीरो होता है, लेकिन हम जी स्टेरिक ले रहे हैं विच इज अ नॉन जीरो इंटीजर सेट, तो इसलिए हमने जीरो यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगेन वही चारों प्रॉपर्टीज हमने इस पे बारी बारी चेक करनी है। सबसे पहले क्या होती है? क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ए एंड बी बिलोंग्स टू सी स्टेरिक। सबसे पहले हमने इसी सेट के दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। वो कौन से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं? ए को हम 1 कह रहे हैं और बी को हम 2 कह रहे हैं। करना क्या होता है? हमने जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर है वो ऑपरेट करवाना होता है, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 2 2। अगेन जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आया है 2, वो भी हमारे पास सी स्टेरिक से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन सेट है इससे बिलोंग करना चाहिए। तो 2 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि जी स्टेरिक में आता है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर जाती है। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिव लॉ होता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। इसमें आपने कोई सी भी तीन वैल्यूज पुट कर दें, लेट्स से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। 1 2 2 and 2 3 6। सिमिलरली 2 3 6 and 6 1 6, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं और 6 भी हमारे पास यहाँ इंटीजर सेट्स में आता है, तो इसका मतलब है कि ये भी सी स्टेरिक से बिलोंग करेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी लॉ चेक करना होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, सी स्टेरिक यानी कि अपने सेट में से कोई एलिमेंट लेना है, उसको जब हम इसी के एक आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट ये सारी डेफिनेशन होती है। अब हमने क्या लिया है? हमने एक एलिमेंट ले लिया है a विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। जी स्टेरिक का एलिमेंट है 2। अब हमने क्या करना है? इसी जी स्टेरिक यानी कि सी सेट में से एक आइडेंटिटी एलिमेंट चूज करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से 1 होता है, सो e को हमने 1 के इक्वल कर दिया है। अब a डॉट e जब हम लेंगे, यानी कि a को e से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 ही हमारे पास आता है। तो अगेन ये जो ये वाला 2 है, ये भी हमारे पास सी स्टेरिक से बिलोंग करता है, इसके सेट में आता है। इसका मतलब है कि थर्ड कंडीशन भी हमारे पास होल्ड कर लेती है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास होती है, हमारे पास जी स्टेरिक में से हमने एक एलिमेंट लिया है विच इज ए, जो बिलोंग कर रहा है जी स्टेरिक से, तो हमारे पास जी स्टेरिक में उसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास इनवर्स का क्या बनता है कि ए को जब हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे उसका आइडेंटिटी ऑपरेटर आना चाहिए 1, ठीक है। सो करना क्या है? ए हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से 3 ले लिया है, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा? किस तरह हमने चेक करना होता है कि ए को जब हम ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। हमें सिर्फ ए पता है कि ए हमने चूज किया है 3। इनवर्स हम क्या लें, यानी कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई की बात होगी तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है आपने उसका इनवर्स ले लेना है। 3 है तो 1/3 ले लेंगे, 3 और 3 की कटिंग हो जाएगी, तभी हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये 3 तो हमारे पास जी स्टेरिक के सेट से बिलोंग करता है, बट 1/3 जी स्टेरिक से बिलोंग ही नहीं करता। बट यहाँ पे जो हम नंबर ले रहे हैं वो तो 1 बाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1/3 जी स्टेरिक के सेट में नहीं आता, ये इससे बिलोंग ही नहीं करता। तो जब ये इससे बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि इनवर्स लाती वो होल्ड नहीं करती जी स्टेरिक के लिए, ठीक हो गया। सो इसमें फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, तो ये हमारे पास मोनोइड बन जाएगा, ठीक है। जब भी पहली 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो वो हमारे पास मोनोइड का केस बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, क्यू स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। क्यू क्या होता है? क्यू हमारे पास रैशनल नंबर का सेट होता है। क्यू स्टेरिक का क्या मतलब होता है? स्टेरिक का मतलब होता है हमारे पास नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर किस तरह की फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिखे जाने वाले सेट्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्यू स्टेरिक में हमारे पास नॉन जीरो रैशनल नंबर आ जाएंगे। ये ग्रुप बनाता है, किस तरीके से बनाता है? सबसे पहले क्लोजर लॉ के लिए आपने क्या करना है? क्यू स्टेरिक में से हमने दो एलिमेंट्स ले लेने हैं। किस तरीके के एलिमेंट्स लेने हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म के एलिमेंट्स लेने हैं, यानी कि डिवाइड की फॉर्म के एलिमेंट्स लेने हैं, और रैशनल होने चाहिए, यानी कि जब आप उनको डिवाइड करें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन तो आप उसको भी लाजमी देख सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो ए हमारे पास क्या है? 1/2 हमने ले लिया, ये एक रैशनल नंबर है। बी हमने क्या ले लिया है? 3/4, ये भी एक रैशनल नंबर है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर डॉट है, इसीलिए हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है। 1/2 को जब हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 3/8 आता है। ये भी अगेन हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास कुछ ही नंबर्स आएंगे कि क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी क्यू स्टेरिक से बिलोंग करता है। सेकंड प्रॉपर्टी,
हमारे पास क्या होती है कि हमने इसमें से 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं। रैशनल नंबर के लिए बच्चों जब भी आप 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे लेफ्ट और राइट साइड से, तो वो आपके पास हमेशा एसोसिएटिव लॉ जो है वो सैटिस्फाई होगा। इसको आप खुद भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 1/2, 3/4, इसी तरह आप c इक्वल टू एक और रैशनल नंबर ले लें, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, तो आंसर आपके पास इक्वल आएगा और जो आंसर आएगा वो भी अगेन आपके पास q यानी कि रैशनल नंबर से ही बिलोंग करेगा। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ही आपके पास आएगी, ठीक है। सो ये एसोसिएटिव लॉ भी रैशनल के केस में हमेशा जो है वो होल्ड करता है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्यू स्टेरिक यानी कि रैशनल नंबर में हमारे पास 1 आता है, तो हमने क्या करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करना होता है। a हम क्या ले लेते हैं, a कुछ भी ले लें, 1/2 हमने ले लिया है, इज इक्वल टू 1/2। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1/2 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू स्टेरिक, ठीक है। 1/2 हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, 1 भी रैशनल नंबर था, दोनों चीजों का प्रोडक्ट भी रैशनल आया, इसलिए आइडेंटिटी लॉ भी हमारे पास होल्ड कर जाता है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इनवर्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स लॉ के लिए हमने क्या करना है, क्यू स्टेरिक से हमने एक एलिमेंट ले लिया है a विच बिलोंग्स टू क्यू स्टेरिक, तो इसीलिए अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स भी क्यू स्टेरिक से बिलोंग करना चाहिए। अगर a बिलोंग करे क्यू स्टेरिक से तो इनवर्स क्या होगा, 1/a। अगर हम a2 ले रहे हैं तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/2। a भी हमारे पास रैशनल नंबर है, यानी कि 2 भी रैशनल है और 1/2 भी रैशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो यहाँ से 2 जो है ऊपर और नीचे से 2 हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी हैव लेफ्ट आउट विद 1 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्यू स्टेरिक सेट। सो हम कहते हैं कि ये वाली चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास होल्ड कर जाती हैं। फर्स्ट भी ट्रू थी, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है, तो इसका मतलब है चारों प्रॉपर्टीज ट्रू होने का कि ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। जब भी किसी चीज पे स्टेरिक होता है तो वो वही सेट होता है जैसे क्यू रैशनल का सेट होगा, बट इसमें से हमने जस्ट जीरो को एलिमिनेट कर देना होता है, और अगर यहाँ पे स्टेरिक नहीं है तो वो पूरा सेट हम एज इट इज ले लेते हैं। इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।